सुप्रतिम बैनर्जी। इस वक्त एक खबर ने हर किसी को दहला दिया है। खबर है ही कुछ ऐसी। तो आइए शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको अब तक के अपडेट के साथ पूरा घटनाक्रम बताते हैं। ये मामला है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश की राजधानी। इलाका है आशियाना। आशियाना लखनऊ के पॉश इलाकों में इसकी गिनती होती है और यहाँ सेक्टर एल में एक आलीशान कोठी में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में 3 लोग हैं। 49 साल का पिता है जिनका नाम है मानवेंद्र सिंह। तकरीबन 20-21 साल का एक नौजवान बेटा है जिसका नाम है अक्षत प्रताप सिंह। और 17 साल की बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है, नाम है कृति। मानवेंद्र की पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी है और पिता जो है अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और एक सिंगल पेरेंट के तौर पर दोनों बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। ये मानवेंद्र सिंह का बहुत अच्छा और बड़ा कारोबार है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में तकरीबन 18 पैथोलॉजिकल लैब के वो मालिक हैं और इसके अलावा 2 से 3 शराब के ठेके भी उनके पास हैं। अच्छी खासी कमाई है। परिवार में कुल जमा 3 लोग हैं। अपना मकान है, गाड़ी है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर कुछ कमी है तो वो ये कि मानवेंद्र की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। मानवेंद्र की का ये जो मकान है, जो 3 मंजिला इमारत है, उसमें सबसे ऊपर के मंजिल में यानी 3rd फ्लोर पर खुद मानवेंद्र रहा करते हैं और मानवेंद्र के साथ उनका बेटा और बेटी भी उसी फ्लोर में रहते हैं। जो बीच वाला फ्लोर है उसमें मानवेंद्र के छोटे भाई रहते हैं जिनका नाम है शक्तिवर्धन सिंह। वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और नीचे वाले फ्लोर में ऐसे तो किराएदार रहते हैं लेकिन इन दिनों वो फ्लोर खाली है और उसी फ्लोर में एक गेस्ट रूम भी है और फ्लोर का ज़्यादातर हिस्सा फ़िलहाल खाली पड़ा हुआ है। तो ये पूरी बनावट है उस मकान की और उस परिवार का ये पूरी तस्वीर है। होता ये है कि 19 फरवरी की रात को मानवेंद्र सिंह अपने भाई के साथ लखनऊ में ही एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकलते हैं। दोनों भाई इकट्ठे घर से बाहर जाते हैं। इसके बाद मानवेंद्र को एक और शादी में जाना होता है। तो मानवेंद्र के जो भाई हैं शक्तिवर्धन, वो वापस चले आते हैं और मानवेंद्र अपने उस नेक्स्ट इनविटेशन को अटेंड करने के लिए एक दूसरी शादी में शामिल होने जाते हैं। और 19 तारीख की रात को ही, देर रात को बल्कि, ये वापस अपने घर चले आते हैं। 20 तारीख की सुबह होती है। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है लेकिन मानवेंद्र सिंह घर से बाहर नहीं निकलते। अब आप पूछेंगे कि ऐसी क्या जल्दी है? 19 की रात को अगर कोई बाहर से आया है, रात को घर आया है, तो 20 की सुबह वो क्यों बाहर निकलें और लोगों को क्यों पता चले? तो इसका जवाब यह है कि मानवेंद्र बहुत ही सोशली एक्टिव लोगों में उनकी गिनती होती है क्योंकि मानवेंद्र सिंह जो है एक मिलनसार किस्म के इंसान हैं और आस पड़ोस के सारे लोगों से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। वो अपने मोहल्ले में रामलीला का आयोजन करवाते हैं। उनका बेटा जो है अक्षत, ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है लेकिन रामलीला में वो मेघनाथ की भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर मानवेंद्र को इस इलाके में सारे लोग जानते हैं और उनकी अपने पड़ोसियों पर भी बहुत अच्छा इंप्रेशन है अपने पड़ोसियों के ऊपर। अब मानवेंद्र जब 20 की सुबह को बाहर नहीं निकलते हैं तो उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो उनके पड़ोसी और दोस्त हैं वो थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या बात है, आज मानवेंद्र भाई बाहर नहीं आए। तो खैर कुछ घंटों से अगर कोई गायब है या नहीं आया है बाहर तो इसके लिए कोई बहुत फिक्र करने वाली बात नहीं होती है। तो लोग इंतज़ार करते हैं। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन मानवेंद्र का कुछ पता नहीं चलता। 21 तारीख को यानी एक दिन बाद, मानवेंद्र के न मिलने या गायब होने के एक दिन बाद 21 तारीख को मानवेंद्र का एक दोस्त उनके मोबाइल पर फ़ोन करता है। मानवेंद्र के पास 3 मोबाइल फ़ोन हैं। एक एक करके वो तीनों मोबाइल नंबरों पर ट्राई करता है लेकिन तीनों मोबाइल नंबर जो है वो स्विच ऑफ आते हैं। ऐसे में वो दोस्त बहुत परेशान हो जाता है और वो ठीक मानवेंद्र के घर के बगल में रहने वाले मानवेंद्र के एक पड़ोसी और उनके दोस्त धर्मेंद्र को फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं, धर्मेंद्र भाई ज़रा पता कीजिए ये मानवेंद्र जी कहाँ हैं, क्योंकि उनका तो फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। अब धर्मेंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, क्योंकि कल तो मानवेंद्र भाई मिले नहीं और आज 21 तारीख आज के दिन भी मानवेंद्र भाई का कोई पता नहीं चल रहा है। धर्मेंद्र भी अपनी तरफ से मोबाइल फ़ोन ट्राई करते हैं लेकिन उनको भी
मानवेंद्र के सारे मोबाइल नंबर स्विच ऑफ लगते हैं, पाते हैं। वो क्या करते हैं, मानवेंद्र के जो बेटे हैं अक्षत प्रताप सिंह, तकरीबन 20-21 साल की उम्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसका नाम निकनेम राजा है, उसे धर्मेंद्र बुलाते हैं और कहते हैं राजा बेटा बाहर आओ। तो राजा बाहर आता है। राजा से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो राजा जो है ये कहता है कि मेरे पिता तो 20 तारीख की सुबह को ही निकले हैं और ये कहकर निकले हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं, और वो थोड़े झुंझलाहट में थे, गुस्से में थे, और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली निकल रहा हूँ। तो बोला इसके बाद तुम्हारी अपने पापा से बातचीत हुई? तो बेटा बोलता है कि नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, मैं तो कई बार से ट्राई कर रहा हूँ, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब धर्मेंद्र जो है वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं बेटा तो फिर तुमने पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो बेटा अक्षत जो है वो बताता है कि नहीं नहीं अंकल, मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई है, आज ही लिखवाई है, अभी थोड़ी देर पहले मैं रिपोर्ट लिखवा कर आया हूँ थाने में, और पुलिस ने CDR वगैरह भी उनका निकलवाने की बात कही है, और हमसे भी इस मामले में हेल्प मांगा है, तो हम पुलिस के टच में हैं और उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब पड़ोसी ये भी पूछते हैं कि क्यों तुम्हारे अपने पापा से कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि वो गुस्से में चले गए? तो बेटा बताता है कि नहीं, वो नाराज़ तो थे ज़रूर, लेकिन वो मुझ पर नाराज़ नहीं थे। मुझे पता नहीं वो किस पर नाराज़ थे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और घर से वो तेज़ी से निकल गए। ये बात सुनने के बाद जो है आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाते हैं, और फ़ौरन, चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानवेंद्र का सारे लोगों से बहुत अच्छा टर्म्स था, रिलेशन था, तो वो फ़ौरन मानवेंद्र मिसिंग अपडेट के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप में सारे जानने वाले आस पड़ोस के लोगों को जोड़ते हैं, ताकि मानवेंद्र की गुमशुदगी और उनके कहीं भी मिलने के बारे में अगर कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट हो, तो वो एक दूसरे से शेयर कर सकें। वो अक्षत को, यानी मानवेंद्र के बेटे को भी जोड़ लेते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है। अक्षत जो है इस ग्रुप में अपने पिता की तस्वीरें शेयर करता है, और साथ ही शेयर करता है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट जो उसने थाने में दर्ज करवाई थी, और ये बताता है कि किस तरह से उनके पापा लास्ट टाइम यानी 20 फरवरी को घर से दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे, और ये भी कहा था कि 2-3 दिनों में वापस लौट आएंगे। तो ये सारा अपडेट उस ग्रुप में आने लगता है। लोग अपने अपने तौर पर मानवेंद्र को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने सर्कल में उनकी तस्वीरें शेयर करते हैं, उनके प्रोफाइल, उनकी जानकारी, सब कुछ एक दूसरे को बताते हैं। वक्त गुजरता जाता है। 20 तारीख को गायब हुए थे, 21 तारीख का दिन भी गुजर चुका है, 22 तारीख का दिन आ जाता है, लेकिन मानवेंद्र का कुछ भी पता नहीं चलता। आस पड़ोस के लोगों की परेशानी बढ़ती जाती है। घर में जो बेटा है वो भी परेशान है, और बेटी वो तो खैर घर से बाहर नहीं आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड और परेशान है, पापा गायब हो चुके हैं। तो ऐसे में आसपास के लोग ये तय करते हैं कि क्यों नहीं थोड़ा CCTV फुटेज हम अपने तौर पर ढूंढते हैं। बेशक पुलिस जो जांच कर रही है वो कर रही है, हम CCTV फुटेज खंगालते हैं। ये कहकर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उस आशियाना इलाके की वो जो कॉलोनी है सेक्टर L वाली, वहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हैं, उन CCTV कैमरों को आसपास के लोग एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं। इत्तेफाक से मानवेंद्र के कोठी का जो गेट है, उस गेट के ऊपर फोकस्ड कोई CCTV कैमरा नहीं है, इसलिए वो एग्जैक्टली रात को कितने बजे आए और कितने बजे 20 तारीख की सुबह को निकले, कैसे निकले, गाड़ी से निकले, पैदल निकले, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई बहुत प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता चलता है, गली में जो दूसरे CCTV कैमरे लगे हैं उससे इतना ज़रूर पता चलता है कि 19 तारीख की रात को मैरिज पार्टीज़ अटेंड करने के बाद मानवेंद्र घर लौटे थे, और लेट नाइट को लौटे थे। उनकी गाड़ी की तस्वीरें जो है वो CCTV कैमरे में नज़र आती है। मानवेंद्र के आने की पुष्टि होती है। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद मानवेंद्र के 20 तारीख की सुबह या 20 तारीख के पूरे दिन उनके घर से बाहर निकलने की कोई भी तस्वीर, चाहे वो गाड़ी के ज़रिए जाते हुए हो, पैदल जाते हुए हो, कोई भी तस्वीर आसपास की गली में या रोड में किसी भी CCTV कैमरे में पड़ोसियों को नहीं मिलती है। ऐसे में पड़ोसी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। उनको लगता है भाई ये मामला क्या है, क्योंकि अगर मानवेंद्र दिल्ली गए हैं तो तीनों मोबाइल फ़ोन मानवेंद्र क्यों स्विच ऑफ करेंगे, और ऐसा क्यों कोई करेगा। आजकल की तारीख में होता तो यह है कि अगर कोई फ़ोन स्विच ऑफ हो भी जाए तो इंसान तुरंत उसको स्विच ऑन करता है, और एक से ज़्यादा फ़ोन रखने का मकसद ही यही होता है कि अगर कोई फ़ोन नॉट रीचेबल हो या स्विच ऑफ हो तो दूसरे फ़ोन से उनसे कॉन्टैक्ट किया जाए। ऊपर से अब CCTV कैमरे के फुटेज ये बता रहे थे कि मानवेंद्र घर तो आए थे लेकिन घर से बाहर नहीं निकले थे। ऐसे में लोग फिर से मानवेंद्र के बेटे अक्षत से बात करते हैं। अब तक जो मानवेंद्र के छोटे भाई हैं शक्तिवर्धन सिंह,
पहले तो उन्हें भी अपने बड़े भाई की गुमशुदगी के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो बड़े भाई के साथ ही 19 तारीख की रात को शादी अटेंड करके घर लौट आए थे। लेकिन इसी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में और मोहल्ले वालों की सजगता की वजह से शक्तिवर्धन को भी पता चलता है कि उनका भाई जो है वो लापता हो गया, गुम हो गया। वो भी अपने भाई को ट्रैक करने की, उनको कॉल करने, अक्षत से भी बात करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। इस बीच होता यह है कि आस पड़ोस के लोग ये तय करते हैं कि चलो एक बार पुलिस से जाकर मुलाकात करते हैं और पुलिस को सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि मानवेंद्र घर के अंदर आते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं दिख रहे। ये बात अक्षत को भी बताई जाती है। अक्षत को भी लोग अपने साथ पुलिस के पास लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास यानी थाने में पहुंचने से पहले ही अक्षत से जब घर वाले और मानवेंद्र के जानने वाले लोग पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि बेटा सीसीटीवी कैमरे में वो घर के अंदर आते हुए तो दिख रहे हैं, बाहर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्या मामला है बताओ। तो लोग जब इस तरह से अक्षत से पूछते हैं तो अक्षत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है, वो घबरा जाता है और फिर वो कहता है अंकल सच बताऊं? तो लोग कहते हैं हाँ बेटा बताओ, तुमसे इतने दिनों से पूछ रहे हैं कहाँ है पापा। तो वो बोलते हैं कि पापा ने जो है खुद को ख़त्म कर लिया है, उन्होंने अपनी जान ले ली है। अब जब अक्षत ये बात बताता है तो आसपास के सारे लोग सकते में आ जाते हैं, क्योंकि अब तक तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके दोस्त और भाई मानवेंद्र जीवित होंगे, लेकिन अब जिस तरह से उनका बेटा अक्षत बता रहा है कि पापा ने खुद को ख़त्म कर लिया है तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं क्या मामला है, घबरा मतलब कैसे उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, अभी उनका शव कहाँ पर है। तो इन सारे सवालों पर वो बेटा अक्षत जो है वो बुरी तरह से उलझ जाता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता, वो खामोश हो जाता है। ये सब कुछ पुलिस थाने के बिल्कुल करीब ही हो रहा होता है। लोग अब पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को वो सारी बातें बताई जाती हैं। इसी के साथ पुलिस अक्षत को हिरासत में लेती है और अक्षत से पुलिस पूछताछ शुरू करती है। लेकिन इसके बाद जो सच बाहर आता है उसे सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सच बाहर आता है कि अक्षत ने खुद ही अपने पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या कर दी है और हत्या 19 और 20 फरवरी की दरमियानी रात को की गई है, बल्कि रात नहीं 20 तारीख की अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4:30 बजे। अब सवाल यह है कि अगर अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र की हत्या कर दी थी तो इतने दिनों तक वो मतलब अपने नाते रिश्तेदारों के साथ साथ मोहल्ले वालों को ये झूठ क्यों और कैसे, लोग ये सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन इसका ऑब्वियस सी बात है, जवाब है कि भाई वो सच छिपाना चाहता है। जो कातिल है वो कभी अपना राज नहीं बताना चाहता, तो वो इसी सच को छिपाने के लिए आस पड़ोस के लोगों को और घर वालों को भी, नाते रिश्तेदारों को भी लगातार झूठ बोल रहा था। अब जब वो पकड़ा गया और उसने पुलिस के सामने अपने पिता का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, तो पुलिस अब उससे पूछती है कि तुम्हारे पिता का शव कहाँ है, बॉडी कहाँ है। तो अक्षत बताता है कि घर में है। अब पुलिस अक्षत को हथकड़ियों में जकड़कर घर लेकर आती है, घर की तलाशी ली जाती है और घर का जो मंजर सामने आता है उसे देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के केसेस पहले भी आए हैं। यहाँ पर भी मानवेंद्र और अक्षत के घर पर पुलिस को एक नीले रंग का ड्रम मिलता है, जिस ड्रम में मानवेंद्र सिंह की आधी अधूरी लाश बरामद होती है। सिर, हाथ पैर और शरीर के कुछ दूसरे हिस्से गायब हैं, लेकिन धड़ का हिस्सा जिसे टोर्सो कहते हैं वो एक नीले रंग के ड्रम में पैक है। कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा है और वहाँ पर खून से सना हुआ एक गद्दा भी है और लाश के जाहिर है टुकड़े किए गए हैं, तो वहाँ पर एक आरी भी है। अब पुलिस अक्षत से सख्ती से पूछताछ करती है और वो सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताता है। ये कहानी आप लोगों को भी जाननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे और इसके पीछे की वजह क्या रही। क्या ऐसी घटनाओं को रोका भी जा सकता है? एक मकसद तो ये भी है इस पूरी कहानी को सुनने और जानने का। तो अक्षत ये बताता है कि 19 और 20 तारीख की रात को जब पापा लौटे मैरिज पार्टी अटेंड करने के बाद, उसके बाद उसका अपने पापा से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में दोनों के बीच में हॉट टॉक्स हुए और उसके पिता ने अपनी उनकी जो लाइसेंसी राइफल है उससे अक्षत के ऊपर वो लाइसेंसी राइफल तानी और उसे डराने की कोशिश की
ऑब्वियसली अक्षत पर जब राइफल पापा ने तान दिया तो अक्षत इस बात से डर भी गया था, लेकिन इसके बाद जाहिर है पापा ने गोली नहीं मारी, पापा का इरादा गोली मारने का रहा भी नहीं होगा, तो वो राइफल रख देते हैं और इसके बाद धीरे धीरे रात को ही मामला शांत पड़ जाता है, खामोश हो जाता है, सब कुछ सेटल हो जाता है। अचानक सुबह 4:30 बजे राइफल से एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और यह आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाई देती है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि शायद पास में जो मैरिज हॉल है जहाँ पर अक्सर बारातें आती है, पटाखों का दौर चलता है, तो ये कोई पटाखा किसी ने फोड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, रिहायशी इलाके में गोली चल जाए किसी के घर में, इस तरह का एजम्पशन इंसान तब तक नहीं करता जब तक कि सच सामने ना आ जाए। तो आस पड़ोस के लोग भी सुनते ज़रूर होंगे, कानून उनकी वो आवाज़ पड़ती भी होगी, हो सकता है सुबह 4:30 बजे का वक्त है, किसी की नींद भी उस आवाज़ से खुली हो, लेकिन लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो गोली की ही आवाज़ है। लेकिन उसी घर में, चूंकि ऊपर वाले फ्लोर में दूसरे कमरे में मानवेंद्र की बेटी कृति, जो कि 11वीं की स्टूडेंट है, वो भी रहती है। वो जब गोलियों की आवाज़ सुनती है तो अपने कमरे से दौड़कर बाहर आती है, यानी उस लिविंग रूम में आती है जहाँ पर यह घटना हुई है। अब जब कृति दौड़ कर आती है तो वो देखती है कि पापा की लाश पड़ी है और भाई हाथ में गन लिए खड़ा है। कृति डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल जाती है, वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब अक्षत जो है सब कुछ छोड़कर अपनी बहन को संभालता है, और बहन को संभालता तो है ही, साथ ही उसे बुरी तरह से ये कहते हुए धमकाता है कि अब तो जो होना था हो गया, मैंने पापा को गोली मार दी और अगर मैं पापा को मार सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, इसीलिए मुंह बंद रखना। वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है। एक तो बिन माँ की बच्ची, मतलब माँ नहीं है, वो अपने आप में कितनी अकेली होगी, वो बच्ची कितनी परेशान होगी, ये हम सारे लोग समझ सकते हैं। ऊपर से जब वो देखती है कि पापा की लाश पड़ी है, भाई के हाथ में बंदूक है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी आप समझिए। लेकिन भाई उसे बुरी तरह से धमका रहा है और ये कह रहा है कि अगर तुमने मुंह खोला, चिल्लाया, किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। वो बच्ची बहुत सदमे में आ जाती है और रोते रोते सुबकते सुबकते वो खामोश। इस बीच अक्षत अपनी बहन को ये भी कहता है कि ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं जानता हूँ तुम डर गई है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा मंगवा देता हूँ, तुम पिज़्ज़ा खाओ। किसी गर्ल चाइल्ड को या किसी भी बच्चे को पैम्पर करने का ये एक तरीका होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जिसके पापा की लाश वहाँ पड़ी हो वो बच्ची कैसे पिज़्ज़ा खाएगी, तो पिज़्ज़ा वाली बात तो आधी अधूरी रह जाती है। लेकिन अक्षत जो है अपनी बहन को ये ऑफ़र ज़रूर देता है। इसके बाद उसकी बहन को वो उसी के कमरे में बंद कर देता है और अक्षत अपने पिता की लाश को 3rd फ्लोर से खींचकर एक गद्दे के अंदर रखकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेकर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बीच वाले फ्लोर में मानवेंद्र के भाई और उनका परिवार रहता है, लेकिन परिवार के लोग शायद उस वक्त बाहर थे। मानवेंद्र के जो भाई हैं शक्तिवर्धन, वो घर में ज़रूर थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलता। और नीचे वाला फ्लोर किराएदारों का है, लेकिन किराएदार थे नहीं। तो डेड बॉडी को वो ऊपर से घसीट कर नीचे लाता है। ग्राउंड फ्लोर में जो गेस्ट रूम है वहाँ पर डेड बॉडी को रखता है, ताला लगाता है और दिन चढ़ने का इंतज़ार करने लगता है। इसके बाद दिन चढ़ता है तो वो घर से बाहर निकलता है, मार्केट जाता है, एक आरी खरीद कर लाता है और साथ ही एक नीले ड्रम का भी इंतज़ाम करता है। इसके बाद अपने पिता के शव के वो टुकड़े करने लगता है, हाथ पैर काट कर अलग करता है, धड़ अलग करता है, सिर काट कर अलग कर देता है और फिर इन टुकड़ों को वो किस्तों में डिस्पोज ऑफ करने में लगता है। सिर और हाथ पैर के कुछ हिस्से जो है वो एक पैकेट में डालकर वो घर से निकलता है और अपनी कार में उन टुकड़ों को रखकर वो रवाना हो जाता है। और रवाना होने के बाद तकरीबन 20-21 किलोमीटर दूर जाकर एक नहर या नाले जैसी जगह में वो अपने पापा का सिर और शरीर के हाथ पाँव के कुछ हिस्सों को वो डिस्पोज ऑफ करता है, फेंक देता है। इसके बाद वो बाहर आता है और मतलब वापस आता है और वापस आने के बाद अपने घर में लौटता है और ड्रम में वो बाकी हिस्से को रखकर ऊपर से पैक कर देता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर ये खुला रहेगा, लाश के हिस्से अगर खुले रहेंगे तो इससे बदबू बहुत तेज़ी से फैलेगी और राज खुल जाएगा। तो वो अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम करता है और इस तरह से जब वो पकड़ा जाता है तब पुलिस जब घर में आती है तो पुलिस देखती है कि वाकई नीले रंग के ड्रम में मानवेंद्र सिंह की आधी अधूरी लाश, बिना सिर वाली लाश पड़ी हुई है। पुलिस लड़के की निशानदेही पर वो ड्रम उसके घर से बरामद करती है। गद्दा, राइफ़ल, जो उसने राइफ़ल के नीचे, गद्दे के नीचे ही राइफ़ल को छुपा रखा था वो, इसके अलावा लाश को काटने के लिए इस्तेमाल की गई आरी, ये सारी चीज़ें पुलिस बरामद करती हैं और
पब्लिक की आंखों के सामने पुलिस डेड बॉडी को भी वहाँ से जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं, जो ब्लू ड्रम है, उसे भी रिकवर करके सबकी आंखों के सामने पुलिस लेकर जाती है पोस्टमार्टम के लिए। और साथ में जो मानवेंद्र का बेटा है अक्षत, जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, अक्षत भी हथकड़ियों में जकड़ा वहीं पर खड़ा नज़र आता है और वो पुलिस को अपनी करतूत बताता हुआ दिखता है। ये सारी तस्वीरें लोग देखते हैं और लोग इस घटनाक्रम के बारे में जानकर सुनकर हैरान होते हैं। अब पुलिस ये पूछती है कि अक्षत, ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपने पिता की गोली मारकर जान ले ली, तुमने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इस पूछताछ से पहले इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को अक्षत के बारे में एक और बात पता चलती है। वो बात यह है कि अक्षत आज से कुछ साल पहले बस एक दिन के लिए अपने घर से कहीं बाहर भाग गया था, गायब हो गया था। और वो घर में कई पन्नों का एक चिट्ठी लिख कर गया था, जिसमें उसने अपने पिता मानवेंद्र सिंह से ये कहा था कि वो अपनी मर्जी से डॉक्टर बनाने के लिए, यानी नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए परेशान न करें, ये वो नहीं करना चाहता है और उसे बख्शा जाए। तो मानवेंद्र उस समय जब बेटा घर से बाहर चला जाता है, भाग जाता है, तब तो मानवेंद्र उसे समझा बुझा कर राज़ी करते हैं और किसी तरह से एक दिन बाद ही बेटा अक्षत, तब कई साल पहले की बात है, घर वापस लौट आता है। लेकिन अब अक्षत जो कहानी सुनाता है, ये कहानी उसी अक्षत के पढ़ने पढ़ाने से जुड़ी है। अक्षत का ये कहना है कि उसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, नीट का एग्ज़ाम बोलते थे कि तुम क्रैक करो, और अक्षत इस चीज़ के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, तैयार नहीं था। वो कोई होटल का या रेस्टोरेंट का काम करना चाहता था, वो अपने पिता को इसके लिए आइडियाज़ भी देता था, और इसी बात पर बाप बेटे के बीच में अक्सर तीखी झड़प और लड़ाइयाँ हुआ करती थी। 19 और 20 फरवरी की रात को भी मानवेंद्र और अक्षत के बीच में इसी बात को लेकर बड़ी तीखी झड़प हुई, और उसी झड़प के बाद पहले पिता ने बंदूक तानी, जैसा कि अक्षत ने बताया है, और उसके बाद जब मामला थोड़ा सबसाइड हो गया तो फिर बेटे अक्षत ने उसी बंदूक से, उसी राइफल से अपने पिता के सिर में गोली मार दी। और इसके बाद जैसे जैसे लाश को ठिकाने लगाया और जैसे जैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब यहाँ पर 2 सवाल लोगों के मन में है, उस सवाल पर आप भी क्या सोचते हैं, मैं आप सबसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि इस घटना के बाद तकरीबन 4 दिन गुजर गए, तब इस मामले का खुलासा हुआ। यानी 23 तारीख को देखा जाए तो ये मामला पब्लिक व्यू में आया, पुलिस की नज़र में आया। उससे पहले 19 और 20 की दरमियानी रात को या 20 की सुबह को उनका कत्ल हुआ था। तो इस बीच वो लड़की को, तो बच्ची को तो खैर ये जो बेटा है अक्षत, उसने पहले कमरे में बंद भी कर दिया था, लेकिन बाद में बच्ची का चूंकि इम्तहान था, एग्ज़ाम था, तो उसे कमरे से भाई ने आज़ाद भी किया था और वो बच्ची घर से बाहर भी आई थी। पड़ोस में एक बच्ची के घर पढ़ने भी गई थी, लेकिन तब भी आस पड़ोस के लोगों ने उस बच्ची को देखकर ये समझा नहीं कि इसके पिता की हत्या हो चुकी है और वो घर में लाश पड़ी है और भाई ने ही कत्ल किया है, क्योंकि बच्ची के चेहरे पर इस तरह का कोई इमोशन, दुख वाली बात भी किसी ने नोटिस नहीं किया। आस पड़ोस के लोगों ने ये बात बताई और मैंने सुनी है। अब कई लोगों को ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर के इस मामले में बेटी भी इन्वॉल्व हो, ऑल्दो वो छोटी है। और कई लोगों को यह भी लगता है कि अक्षत ने चूंकि अपनी बहन को डरा दिया होगा, तो उसने डर के मारे मुंह नहीं खोला होगा। तो ये एक पहलू है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की दरकार है, सच उसके बाद सामने आएगा। और दूसरा ये कि क्या ये महज अपनी इच्छाएं या अपने अरमान बेटे के ऊपर थोपने का भयानक नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। क्या सिर्फ नीट क्रैक करो ये कहना और इस बात के लिए अपने बेटे को मजबूर करना, इसको लेकर बेटा इतना विचलित हो गया कि उसने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर उनके लाश के टुकड़े किए, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है, ये भी पता करना ज़रूरी है। यानी कत्ल के मोटिव को लेकर भी थोड़ा सा लोगों के मन में संशय है। आप इस पूरे